अलग निर्वाचन ही समाधान? एक देश एक वोट या अलग व्यवस्था? क्या फिर से होगी बंटवारे की राजनीति? क्या संसद के अंदर ऐसा बयान दिया जा सकता है जो सीधे भारत के संविधान की बुनियादी सोच को चुनौती दे? क्या अलग निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी व्यवस्था जिसे भारत ने आजादी के बाद पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उसे आज फिर से लागू करने की मांग उठ सकती है? और अगर उठती है तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर इसके पीछे एक ऐसी सोच है जो देश को फिर से उसी खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है जहां से निकलने में हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज का मुद्दा सिर्फ एक बयान नहीं है, ये सीधे भारत के संविधान, उसकी आत्मा और उस आइडिया ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर बनाया था। 17 अप्रैल शुक्रवार लोकसभा का सत्र चल रहा था और सामान्य तरीके से कार्यवाही आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से भी जाना जाता है और जो भीम आर्मी यानी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी काशीराम से जुड़े हैं, उन्होंने अपने भाषण में एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासत में नई बहस छेड़ दी। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में पिछड़े वर्गों, महिलाओं और दलितों को मजबूत करना चाहती है तो उसे अलग निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करना चाहिए। उनके इस बयान ने तुरंत राजनीतिक हलकों में चर्चा पैदा कर दी, क्योंकि ये मांग सीधे सीधे उस व्यवस्था से जुड़ी है जिसे भारत ने स्वतंत्रता के बाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि आरक्षण व्यवस्था, जिसका उद्देश्य इन वर्गों को सशक्त बनाना था, वो अपने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाई है और अब ये केवल एक नारा बनकर ही रह गई है। उनके मुताबिक केवल आरक्षण के भरोसे सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए ज्यादा ठोस, निर्णायक और साहसिक कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आधे अधूरे उपाय से वास्तविक बदलाव नहीं आता है और अगर समाज के कमजोर वर्गों को सच में ताकतवर बनाना है तो नीति और व्यवस्था दोनों स्तर पर बड़े और सीधे फैसले लेने होंगे। अपने तर्क को और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने बहुजन नेता काशीराम का जिक्र किया और उनकी चर्चित किताब चमचा युग यानी एज ऑफ स्टूजेस का हवाला दिया। उन्होंने इस किताब के संदर्भ में ये दावा किया कि आरक्षित सीटों में से चुनकर आने वाले प्रतिनिधि पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि वो राजनीतिक ढांचे के भीतर काम करने को मजबूर होते हैं। उनके अनुसार कई बार ये प्रतिनिधि अपने समुदाय को अपेक्षाओं की बजाय अपनी पार्टी की लाइन का पालन करने लग जाते हैं, जिससे उस वर्ग की वास्तविक आवाज कमजोर हो जाती है। इसी आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अलग निर्वाचन की व्यवस्था ऐसे तरीके से हो सकता है जिसमें संबंधित समुदाय अपने प्रतिनिधि को पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ चुन सके और वो उनके हितों के लिए अधिक मजबूती से काम करे और उन चीजों को सामने रख सके। हालांकि अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की मांग भारतीय संविधान के अनुरूप है और क्या इसे लागू किया जा सकता है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। भारतीय संविधान इस तरह की किसी भी व्यवस्था को न केवल अस्वीकार करता है बल्कि उसे स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित भी करता है। संविधान का अनुच्छेद 325 इस विषय पर पूरी तरह से स्पष्ट है और इसमें कहा गया है कि हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक ही सामान्य वोटर सूची होगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या किसी अन्य आधार पर अलग वोटर सूची में शामिल होने या उससे बाहर रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 325 में ये साफ शब्दों में लिखा गया है कि हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य निर्वाचन सूची होगी और किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर अलग निर्वाचन सूची से शामिल होने या उससे बाहर रखने का अधिकार नहीं मिलेगा। इस प्रावधान का सीधा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भारत का लोकतंत्र किसी भी प्रकार के सामाजिक
या फिर धार्मिक विभाजन पर आधारित ना हो, बल्कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिले। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत ही लागू रहेगा और यही सिद्धांत देश के लोकतांत्रिक ढांचे की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। अब ये समझना बेहद जरूरी है कि ये प्रावधान संविधान में आया कैसे। 1948 के ड्राफ्ट संविधान में ड्राफ्ट आर्टिकल 289A शामिल नहीं था, जिसे बाद में अनुच्छेद 325 के रूप में लागू किया गया। 16 जून 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ने इस प्रावधान को पेश किया। इसमें साफ कहा गया था कि हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक ही वोटर सूची जारी होगी और किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर अलग नहीं किया जाएगा। सबसे खास बात ये थी कि इस प्रस्ताव को उसी दिन बिना किसी बहस के सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। इसका मतलब ये था कि संविधान सभा के सभी सदस्य इस बात पर पूरी तरह से सहमत थे कि भारत में अलग निर्वाचन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है, उन्होंने फैसले का पूरा समर्थन किया था। उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि इस प्रावधान का उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना है कि भविष्य में कभी भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था लागू ना हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रावधान शायद तकनीकी रूप से जरूरी नहीं था, क्योंकि बाद में जो संशोधन आने वाले थे वो पहले से ही मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियन आदि के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को खत्म कर देते। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से संविधान में दर्ज करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि हमने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो अतीत को लगभग समाप्त कर देगा, इसलिए बेहतर है कि संविधान में इसे स्पष्ट रूप से लिखा जाए। ये निर्णय उस समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम 1947 के विभाजन के ऐतिहासिक संदर्भ को देखते हैं। विभाजन जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव किया था और जिसे अंग्रेजों का समर्थन मिला, उसी सोच का नतीजा था जिसमें राजनीति को धार्मिक आधार पर बांटा गया था। अलग निर्वाचन की व्यवस्था ने उसी समय सांप्रदायिक पहचान को बढ़ावा दिया और देश के विभाजन का रास्ता तैयार किया। अगर हम अलग निर्वाचन की जड़ों को समझे तो ये ब्रिटिश काल से शुरू हुआ था। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था लेकर आया। इस कानून ने पहली बार ये व्यवस्था लागू की कि मुसलमान अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे और ये पूरी तरह धर्म के आधार पर था। इसने राजनीति में पहचान आधारित विभाजन को संस्थागत रूप दे दिया। ये व्यवस्था कई दशकों तक चली और इसने धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ज्यादा मजबूत बना दिया। इसके बाद 1919 में डिस्प्रेस्ड क्लासेस यानी अनुसूचित जातियों को भी कुछ सीटों का प्रावधान दिया गया और 1925 में उनकी संख्या और बढ़ाई गई। ये मुद्दा आगे चलकर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक बड़े मतभेद का कारण बना। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड्स की घोषणा की, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस, मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों और अन्य समुदायों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया। महात्मा गांधी ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग निर्वाचन का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा है, जिससे हिंदू समाज और ज्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने इसके विरोध में पुणे की यरवड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व तभी मिलेगा जब उन्हें अलग निर्वाचन मिलेगा। ये एक गंभीर वैचारिक संघर्ष था, एक तरफ सामाजिक एकता की चिंता और दूसरी तरफ वास्तविक प्रतिनिधित्व की मांग। आखिरकार भारी दबाव के बाद 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ।
ये समझौता डॉक्टर मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ, जिसमें अलग निर्वाचन की मांग को छोड़ दिया गया और संयुक्त निर्वाचन के साथ आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी। ये समझौता भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसने ये तय किया कि प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लेकिन समाज को बांटकर नहीं। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर का रुख समय के साथ बदला। उन्होंने पहले निर्वाचन की मांग की जरूर थी, लेकिन बाद में उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का समर्थन किया था। उन्होंने 1918 और 1919 में फ्रेंचाइज कमेटी के सामने प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया था और बाद में साइमन कमीशन के सामने भी उन्होंने एडल्ट फ्रेंचाइज का समर्थन किया था। उनका मुख्य उद्देश्य हमेशा यही था कि अनुसूचित जातियों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जाए, लेकिन ऐसे तरीके से जो देश की एकता को नुकसान ना पहुंचाए। जब भारत का संविधान बनाया गया था तो ये स्पष्ट रूप से तय किया गया था कि देश में अलग निर्वाचन की कोई जगह नहीं होगी। अनुच्छेद 325 इसी सोच का एक परिणाम है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार देना और देश की एकता को बनाए रखना है। तो कुल मिलाकर आज हमने समझा कि कैसे एक बयान सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि देश के संविधान, उसके इतिहास और उसकी एकता से जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है, समस्याओं की बात करना जरूरी है, लेकिन समाधान ऐसा होना चाहिए जो देश को जोड़ता हो, ना कि तोड़ता हो। भारत पहले से ही विभाजन का दर्द झेल चुका है और उस दर्द की जड़ में पहचान के आधार पर राजनीति थी। आज अगर फिर से उसी दिशा में कदम बढ़ाने की बात होती है तो ये सिर्फ एक बहस नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि क्या हम इतिहास से सीखेंगे या फिर वही गलतियां दोबारा दोहराएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या अलग निर्वाचन सच में समाधान है या फिर ये देश के लिए खतरा बन सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।